हेलो फ्रेंड्स, नीतीश जी एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक पोर्शन। खासकर इसमें इसरो और उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेस साइंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का क्या काम है? इनका काम है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना जो आगे जाके किसी रिसर्च काम में सहयोग करें। रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे स्पेस साइंस से रिलेटेड रिसर्च होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज द लीड सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के। द सेंटर इज नेम्ड इन फॉन्ड मेमोरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, द ग्रेट विजनरी एंड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई के नाम पे ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया। ये एक इसरो का एक रिसर्च विंग है। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, केरला में। इट इज़ द लीड सेंटर ऑफ इसरो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल technology like PSLV, GSLV, GSLV MK3, reusable launch vehicles, air breathing propulsion etc. ये जो स्पेस सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो भी लॉन्च व्हीकल्स हैं, अगर कोई सैटेलाइट है उसको स्पेस पे ले जाना है तो हमें कोई ना कोई लॉन्च व्हीकल चाहिए, रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये उन लॉन्च व्हीकल्स का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करता है ये सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल PSLV, ये PSLV जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है अधिकतर। ठीक है, ये GSLV आपने नाम सुना होगा। ये जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, ये इनसैट हो गई या जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, उनके लॉन्च के लिए GSLV Mark 3 जो है ये GSLV का काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन है। इसका यूज़ किया गया था चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर में ले जाने के लिए। तो ये सारे जो रॉकेट्स हैं, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो सैटेलाइट्स को जो है आउटर स्पेस में पहुंचाएंगे, उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट इस सेंटर में होता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब हालांकि सिलेबस में ये दिया हुआ है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर्स हैं, इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस ज़रूरत से ज़्यादा है MPPSC का, तो आपको इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि यार PSLV और GSLV के बीच में डिफरेंस क्या है? तो PSLV जैसे हम लोग ने देखा ही कि जो PSLV होता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के काम में लाया जाता है। और सिमिलरली हमने GSLV देख लिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। पर इनमें जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। PSLV इज डिजाइन मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स with lift of mass of up to 1750 kg to sun synchronous circular polar orbits of 600 to 900 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। ये PSLV जो है डिज़ाइन किया गया है बेसिकली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, या जो जितनी भी कार्टोसाइट सैटेलाइट्स होती हैं और जितनी भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, इनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे पहुंचाना। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? ये जनरली पोलर ऑर्बिट है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पोल टू पोल सैटेलाइट मूव करती है और इसकी पोजीशन जो है सन के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स रहती है। मतलब सैटेलाइट की पोजीशन सन के कंपैरिजन में, सन के रिस्पेक्ट में फिक्स रहती है। कुछ इस तरह से इसकी स्पीड सिंक्रोनाइज होती है। तो PSLV इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स। यानी 4 स्टेज में लगभग इसको बूस्ट किया जाता है रॉकेट को, ताकि रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाए और ऑर्बिटर तक रॉकेट पहुंच सके। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज में जो है सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन्स। इट ऑल्सो यूजेज स्ट्रैप ऑन मोटर्स to augment the thrust provided by the first stage, and depending on the number of these strap-on boosters, the PSLV is classified into its various versions like core alone version, PSLV CA, PSLV G और PSLV XL variants। इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन समझने की ज़रूरत नहीं है, या कैसे रॉकेट जो है आउटर ऑर्बिट में जाता है, इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानना है कि रॉकेट को थ्रस्ट देने के लिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए जाते हैं,
जितने ज़्यादा बूस्टर्स लगेंगे उतना ही PSLV अपग्रेड होता जाएगा। इसका सबसे अपग्रेडेड वर्जन PSLV XL है। अभी जो चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो PSLV XL 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, ये PSLV XL की मदद से लॉन्च हुआ था। अब आता है GSLV यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV is designed mainly to deliver the communication satellite to the geosynchronous Earth orbit of about 36,000 km altitude. Due to their geosynchronous nature, the satellite in these orbits appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from particular location on Earth, thus avoiding the need of tracking and hence useful for the communication operation. जो सैटेलाइट होती है उसका रेवोल्यूशन पीरियड, एक ऐसी ऊंचाई पर सैटेलाइट को भेजा जाता है, यानी 36,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे सैटेलाइट को भेजा जाता है, ताकि सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन पीरियड है अराउंड अर्थ वो 24 घंटे का हो जाए, और 24 आवर्स अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है अपने ही एक्सिस पर। तो ये जो रोटेशन पीरियड और सैटेलाइट का रेवोल्यूशन पीरियड है, ये इनको सिंक करना है, मेन काम ये है। तो जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर किसी सैटेलाइट को पहुंचा देना, ताकि कम्युनिकेशन के लिए ये फ़ायदेमंद रहे। इनका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कभी चेंज नहीं होता, मतलब अर्थ के किसी भी कोने से आप अगर सैटेलाइट को मॉनिटर करते हैं तो वो आपको फिक्स दिखाई देगी, मूविंग नहीं दिखाई देगी। GSLV is a 3-staged vehicle with first stage using solid rocket motor, second stage using liquid fuel and the third stage called cryogenic upper stage using cryogenic engine। अब जाहिर सी बात है किसी सैटेलाइट को इतनी ऊंचाई पर ले जाना है, 36,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ले जाना है, तो हमें बहुत पावरफुल रॉकेट चाहिए। तो इसमें 3 अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक। सॉलिड फ्यूल में सिंपल है, इसका काम है रॉकेट को इनिशियल थर्स्ट प्रोवाइड करना। फिर आता है लिक्विड फ्यूल, फिर आता है क्रायोजेनिक स्टेज। सॉलिड फ्यूल में क्या होता है, सॉलिड रॉकेट इंजन में क्या होता है कि एक फ्यूल होता है, एक ऑक्सीडाइज़र होता है। फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को आपस में कर देते हैं मिक्स। फ्यूल का काम क्या है, फ्यूल का काम है कंबशन करना। ऑक्सीडाइज़र का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि कंबशन के लिए हेल्पफुल रहे। एक बार सॉलिड फ्यूल जलना शुरू हुआ, एक बार कंबशन सॉलिड फ्यूल में स्टार्ट हुआ, तो ये जब तक पूरा सॉलिड फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कंबशन चलता रहता है। तो रॉकेट को इनिशियल थर्स्ट देने के लिए, ग्राउंड से उठाने के लिए सॉलिड फ्यूल का अधिकतर यूज़ होता है। ठीक है, एक बार आउटर स्पेस में पहुंच गई रॉकेट, उसके बाद रॉकेट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए लिक्विड फ्यूल इंजन का यूज़ होता है। अच्छा, लिक्विड रॉकेट इंजन को आप देख सकते हैं, ये नासा की ये जो डायग्राम है वो नासा की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें फ्यूल आप देख सकते हैं एक अलग चैम्बर में है, ऑक्सीडाइज़र अलग चैम्बर में है, इनका कंबशन एक अलग ही चैम्बर में हो रहा है। तो हम लोग ग्राउंड स्टेशन से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कितना फ्यूल इस कंबशन चैम्बर में जाएगा, कितना ऑक्सीडाइज़र जाएगा, कितना कंबशन होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक बार आउटर स्पेस में कोई रॉकेट चला गया तो उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। उसकी स्पीड को ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है बस, क्योंकि सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट में आपके बस में कुछ नहीं होता। एक बार कंबशन चालू हो गया, कंबशन पूरा चलता जाएगा जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद कंबशन रुकेगा। लेकिन लिक्विड रॉकेट इंजन में आप कंबशन कंट्रोल कर सकते हो। जब कंबशन कंट्रोल कर सकते हो तो रॉकेट की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं लिक्विड रॉकेट इंजन के फ़ायदे। इसके बाद एक क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन में दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। ऑक्सीडाइज़र के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता है, फ्यूल के फॉर्म में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है या लिक्विड मीथेन यूज़ होता है। इनकी इफ़िशियंसी बहुत हाई होती है और ये बहुत अच्छा थर्स्ट देते हैं आउटर स्पेस में। तो ये 3 तरह के रॉकेट इंजन हैं जो आपको इसके बेसिक काम पता होना चाहिए, इसके बेसिक डिफरेंसेस पता होना चाहिए बस। फिर आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अच्छा, जो भी हमने लॉन्च व्हीकल्स अभी तक बनाए, चाहे PSLV हो चाहे GSLV हो, इनका डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन का काम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। पर इनको लॉन्च कहाँ से करना है, इनका लॉन्च पैड क्या है, तो इनका लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्रीहरिकोटा द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लीड सेंटर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का ही विंग है, जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ लॉन्च पैड फ्रॉम वेयर
द रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन ऑफ PSLV and GSLVs आर कैरिड आउट. First satellite to be launched from Satish Dhawan Space Center was Rohini 1A in 1979. तो इसका पहला शुभारंभ हुआ 1979 में. कौन सी सैटेलाइट थी? रोहिणी 1A. हालांकि ये इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट ये पहला शुरुआत सतीश धवन स्पेस सेंटर की यहाँ से थी, रोहिणी सैटेलाइट से. इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं. इसका आपको मालूम होना चाहिए कहाँ सिचुएटेड है. श्रीहरिकोटा में है. ये PSLV और GSLV लॉन्च व्हीकल्स का, PSLV या GSLV सैटेलाइट्स का ये लॉन्च पैड है. यहाँ से इन रॉकेट को लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से. अब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, एक बढ़िया सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया, उसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया. एक अच्छा सा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम भी उसमें लगा दिया, वो लिक्विड रॉकेट इंजन वाला, ताकि हम उसकी वेलोसिटी को आउटर स्पेस में कंट्रोल कर सकें, रॉकेट की वेलोसिटी को. अब ये रॉकेट किस ऑर्बिट में चला गया, कहीं लॉस तो नहीं हो गया आउटर स्पेस में जाकर, या अगर जो भी हमने सैटेलाइट भी अगर हमने कहीं छोड़ा है किसी ऑर्बिट में, तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन लिंक है वो कैसे स्थापित हो, कैसे उसको ट्रैक किया जा सके उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को. तो उसके लिए है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज एंटीना एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू कीप अ ट्रैक ऑन इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट मिशन. इसमें ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपकी सैटेलाइट का लिंक बना के रखता है ग्राउंड स्टेशन से, ताकि आप अपनी भेजी हुई सैटेलाइट को या अपने भेजे हुए कोई भी चाहे वो ऑर्बिटर हो चाहे कोई सा भी मिशन हो, उसको आप ट्रैक कर सकें, उसके ऊपर नज़रें जमाए रखें. It has been built in 2008 to track and support India's first lunar mission Chandrayaan-1. Chandrayaan-1 को ट्रैक करने के लिए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को स्थापित किया गया. Facilities of IDSN was used to keep a track on Vikram lander and orbiter of Chandrayaan-2 mission. अभी जो हाल में ही Chandrayaan-2 मिशन जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो विक्रम लैंडर था उसको ट्रैक करने के लिए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ हुआ था. एक्चुअली विक्रम लैंडर को तो उसने ट्रैक कर लिया था, लेकिन ऑर्बिटर को नहीं ट्रैक कर पाया था इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क. रीज़न ये है कि ये जो एंटीनाज हैं ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, तो ये और जो ऑर्बिटर है वो काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी पे चलता है. तो ऑर्बिटर के साथ तो कोई कम्युनिकेशन लिंक स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन हाँ विक्रम लैंडर को ज़रूर इन्होंने ट्रैक कर लिया था. तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सिंपल स्पेस में गई हुई रॉकेट को सैटेलाइट के साथ एक संपर्क स्थापित करने के लिए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का संगठन हुआ है. इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर. इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर एक तरह का डाटाबेस है. किस चीज़ का डाटाबेस? इसरो ने कौन कौन से मिशन भेजे, उसमें पेलोड की क्या डिटेल्स थी, ये सारी चीज़ें जो है ISSDC अपने पास कलेक्ट करके रखता है. इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर इज़ द प्राइमरी डाटा सेंटर फॉर द पेलोड डाटा आर्काइव्स ऑफ इंडियन स्पेस साइंस मिशन. जो भी स्पेस मिशन है उनके जो भी कि भाई पेलोड क्या है, कौन सी सैटेलाइट गई, उसके अंदर क्या स्पेस प्रोब क्या था, उसका क्रू डिटेल्स क्या क्या थी, उसमें कौन कौन से म्यूनिशंस यूज़ किए गए, ये सारे डाटा का सेंटर यहाँ पे है. द डाटा सेंटर लोकेटेड एट द ISDN कैंपस इन बेंगलोर. ये जो हम लोगों ने पहले ISDN देखा, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसी के अंदर इसका सेंटर लोकेटेड है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेस्ट, प्रोसेसिंग, आर्काइव एंड डिसिमिनेशन ऑफ द पेलोड डाटा एंड रिलेटेड एंसिलरी डाटा फॉर स्पेस साइंस मिशन लाइक Chandrayaan-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोस्टैट एक्सेट्रा. हाँ, ये एक तरह का डाटा बेस है कि भाई अगर कोई मार्स ऑर्बिटर मिशन है, अगर कोई चंद्रयान है, उसमें उसके पेलोड की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उसके साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें गई, उन सब का कलेक्शन है यहाँ पे. द प्राइमरी यूजर ऑफ दिस फैसिलिटी विल बी द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द साइंस पेलोड्स. इन एडिशन टू देम द डाटा विल बी मेड एक्सेसिबल टू साइंटिस्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो टू द जनरल पब्लिक. इसका हेडक्वार्टर वहीं बेंगलुरु में है, रामनगर में. तो ये एक तरह का ये जो भी डाटा इन्होंने कलेक्ट किया इसको डिसेमिनेट भी करते हैं, ताकि जो दूसरे देश हैं वो अगर कोई मिशन भेज रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिल सके. ये एक तरह का चीट फाइल है, चीट शीट है कि हमने जो जो चीज़ें भेजी उनका
उनका डाटा प्रोसेस्ड फॉर्म में हमारे पास है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जब भी कोई सैटेलाइट जो है आउटर स्पेस में जाती है किसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसी रॉकेट की मदद से, तो उसमें के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ट्रांसपॉन्डर भी रहता है, एंटीना भी रहता है, सोलर पावर्ड बैटरीज भी रहती हैं। तो ये जितने भी स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वहाँ उनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, उनसे रिलेटेड रिसर्च कहाँ पे होती है, तो वो होती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज़ अ मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ दिस सेंटर लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस बॉर्न एंड एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल बेनिफिट्स। जो भी स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने जो भी पेलोड्स हैं, सैटेलाइट्स के साथ साथ क्या क्या जा रहा है आउटर स्पेस में, उन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट डिज़ाइन यहाँ पे होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। These applications are in diverse areas and primarily meet the communication, navigation and remote sensing needs of the country। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में यूज़ हो जाती है, नेविगेशन सैटेलाइट्स में यूज़ हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। द पेलोड्स फॉर मेजर नेविगेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS एंड GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन आर बीइंग डेवलप्ड बाय दिस सेंटर। गगन सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा, और ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के जो भी पेलोड्स हैं वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ही डिज़ाइन हुए हैं, डेवलप हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद है। RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। सिलेबस में दिया हुआ है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इज अ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेंटर पढ़े वो सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आते थे, याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है। इट इज़ एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च एरियाज ऑफ लेजर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। लेज़र पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये RRCAT इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? अ पार्टिकल एक्सेलरेटर इज अ मशीन that accelerates elementary particles such as electron और proton to very high energy। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बहुत हाई एनर्जी में एक्सेलरेट कराने के लिए एक्सेलरेटर्स का यूज़ होता है। इसमें कई तरह मैग्नेट्रॉन का यूज़ होता है, इसमें साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। अभी एक्सेलरेटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बेसिक यूज़ क्या है? इसके बेसिक यूज़ है एक्सेलरेटर्स का पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ में आता है। मेडिसिन में इसका यूज़ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन डिसीज़ के डायग्नोसिस के काम में आता है एक्सेलरेटर्स, तो इसके ये सारे यूज़ हैं। लेज़र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स अ बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये एक्सेलरेटर कुछ ऐसा दिखता है। कोई भी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको ये हालांकि ये लीनियर एक्सेलरेटर है, कई तरह के एक्सेलरेटर होते हैं, सर्कुलर एक्सेलरेटर भी होते हैं। तो ये बेसिक्स बस हमें जानना है। सिलेबस में भी दिया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में कुछ भी हमें R&D नहीं करना। अब लेज़र टेक्नोलॉजी के यूजेस एक बार देख लेते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशन फॉर लेज़र टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब लेज़र के यूजेस देख लेते हैं। हालांकि लेज़र के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन लिमिटेड जो है वो हम देख रहे हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशन फॉर लेज़र टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। लेज़र रेंज फाइंडिंग। रेंज फाइंडिंग मतलब ये है कि डिस्टेंस बाय टाइमिंग द इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन और रिसेप्शन के बीच का इंटरवल ये कैलकुलेट कर लेता है, उस हिसाब से डिस्टेंस पता कर लेता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, DVD एंड ब्लू रे। DVD जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेज़र के द्वारा ही प्रोसेस की जाती है। बार कोड रीडर्स, ये बार कोड रीडर्स आप जब भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लेज़र से इसके अंदर की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेज़र सर्जरी, बहुत सारी सर्जरी हैं जो लेज़र की मदद से होती है। लेज़र क्या कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस करता है, जो मतलब आप एक एक सेल को आप सिंगल आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेज़र। होलोग्राफिक इमेजिंग फॉर क्रिएटिंग 3D इमेजेस। 3D इमेजेस क्रिएट की जा सकती हैं लेज़र टेक्नोलॉजी से।
लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर यूज विथ एन इंटेंशन टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली मैटर और लाइट के बीच का इंटरेक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको पता चल सकता है कि किसी भी सब्सटेंस में एटम का अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, ये आपको पता चल सकता है। लेज़र मटेरियल प्रोसेसिंग, बहुत से तरीके के मटेरियल प्रोसेसिंग में जैसे कटिंग हो गया, एनग्रेविंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मार्किंग हो गया, सरफेस मॉडिफिकेशन हो गया, हर जगह लेज़र का यूज़ किया जाता है और बहुत ही व्यापक यूज़ है लेज़र का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी अपने सिलेबस में है। ये एक तरह से, ये कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है मुंबई में, जहाँ पे जो फोकस है इनका, यहाँ जो एडवांस इनमें रिसर्च है वो मैथमेटिक्स में होती है और साइंसेज में होती है। ठीक है, द टाटा, ये बाकायदा पूरा कोर्स इन लोग यहाँ से बैचलर कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जानना है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज कंसीव्ड एंड फाउंडेड बाय डिस्टिंग्विश्ड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे बनाया गया इसको, विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय की गवर्नमेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके 3 नेशनल सेंटर हैं, इनके नाम याद रखने हैं। द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, ये बेंगलोर में है। एक रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स का इनका सेंटर है, पुणे में है। और द होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये मुंबई में है। द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एज अ सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स एट बेंगलोर, फोकसिंग ऑन एप्लीकेबल मैथमेटिक्स। तो बेसिकली ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है वो एस्ट्रोफिजिक्स और एडवांस मैथ्स इन सब के लिए डेडिकेटेड है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग वाले काम हैं ये NARL करता है। तो इट इज़ लोकेटेड एट गंडकी नियर तिरुपति, आंध्र प्रदेश, तिरुपति में है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस सोसाइटी सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इज़ अ सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। ठीक है, वही बताया जो लिखा है। NARL is involved in technology development, observation, data archival, dissemination, assimilation and modeling related with atmosphere। एटमॉस्फेरिक रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें, जितने भी अप्लाइड रिसर्च हैं या जो भी फंडामेंटल रिसर्च है एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड, वो NARL की जिम्मेदारी पर है। वो चाहे एक डाटाबेस बनाना हो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, या डिफरेंट एटमॉस्फेरिक मॉडल्स क्रिएट करने हो, या कोई इंफॉर्मेशन है उसको डिसिमिनेट करना हो, इन सारे कामों से रिलेटेड ये एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। नाउ NARL हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द प्राइम सेंटर्स फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च इन द कंट्री एंड ऑपरेट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट MST रडार। जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है एटमॉस्फेरिक साइंसेज में जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, उन सारे सब पे काम करता है NARL। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे MST रडार है, ये मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर रडार इसको कहते हैं। फिर इसमें रेली लीडार के बारे में दिया गया, सोडियम लीडार, लोअर एटमॉस्फेरिक विंड प्रोफाइलर, सोडार, डिस्ड्रोमीटर, इन सबसे रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य हैं वो NARL करता है। बट इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जैसे सोडार है, डिस्ड्रोमीटर है, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सोडार इज सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि साउंड वेव्स की स्कैटरिंग को कैलकुलेट किया जाता है कि साउंड वेव्स जो है एटमॉस्फेयर में कितने स्कैटर हो रहे हैं, और उसके हिसाब से विंड स्पीड और विंड की डायरेक्शन पता चल जाती है। प्लस लोअर एटमॉस्फेयर का थर्मोडाइनेमिक्स स्ट्रक्चर भी पता चलता है सोडार से। तो ये नाम याद रखना है, सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर दूसरा है आपका डिस्ड्रोमीटर, इसमें रेनफॉल की वेलोसिटी और रेन ड्रॉपलेट्स का साइज मालूम चल जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग हाइड्रोमीटर्स। जो भी है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो हेल स्टोन हो, जो ओले गिरते हैं उनका साइज़ क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, इस वेलोसिटी से अगर हेल स्टोन गिरे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इससे कैलकुलेट की जाती हैं, इसके बारे में शोध होता है। फिर ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लीडार, दिस इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली रेंजिंग के लिए यूज़ होता है, यानी डिस्टेंस मापने के लिए इसका यूज़ होता है। जो भी टारगेट है जिसकी आप दूरी नापना चाहते हैं उसको लेज़र से पहले इल्यूमिनेट किया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है और फिर उस हिसाब से जो है डिस्टेंस मेजर की जाती है। इसमें पल्स्ड लेज़र यूज़ होता है, पल्स्ड बीम ऑफ लेज़र। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिंपल टर्म्स आप
टर्म्स के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। मतलब ये कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में अवेयर कराता है। ये बाकायदा, ये जैसा कि मैंने बोला, ये इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल यहाँ पे पीएचडी होती है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई होती है। एक बार आपने रिमोट सेंसिंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब उसको यूज़ कहाँ करेंगे? उसको यूज़ करेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में। यहाँ अब आप उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से सीख कर आए हैं। रिमोट सेंसिंग के बारे में पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। रिमोट सेंसिंग क्या है? सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। इन सैटेलाइट्स में अलग अलग तरीके के सेंसर्स होते हैं जो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी कैसी है, ओशन कहाँ है, कहाँ रिवर है, इन सारे सेंसर होते हैं सैटेलाइट्स में। ये सारे फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं इनके, अलग अलग टेरेन के, लेक्स के, रिवर्स के, और फिर इन फोटोग्राफ्स को ग्राउंड स्टेशन पे भेजा जाता है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का काम यह है कि उन रॉ फुटेज को प्रोसेस करना। ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। एक बार डाटा प्रोसेस हो गया तो डाटा को डिसिमिनेट करना, एरियल रिमोट सेंसिंग एंड डिसीजन सपोर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्चुअली रिमोट सेंसिंग या किसी भी कार्टोग्राफी सैटेलाइट का मेन काम क्या है? एक तो टेरेन एलोकेट करना, एक तो टेरेन को लोकेट करना, और दूसरा ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा बदलाव तो नहीं आ रहा है या जो डिजास्टर की तरफ संकेत दे रहा हो। NRSC has a data reception station near Hyderabad for acquiring data from Indian remote sensing satellites as well as others। जैसे कि बताया कि जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो भी डाटा आता है रॉ फॉर्म में, उसको ये सेंटर जो है प्रोसेस करता है, उसको फिर प्रोसेस करने के बाद डिसिमिनेट भी करता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो ये था आपका MPPSC पेपर 3 साइंस एंड टेक का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, जो खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, वो पूरा हो चुका है। इसमें एक DRDO, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है DRDO, इससे रिलेटेड सारी मिसाइल्स वगैरह भी बतानी है, तो वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। पूरा डेडिकेटेड एक लेक्चर होगा DRDO पर। तो बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी पूरी ख़त्म हो चुकी है, जो आपके MPPSC मेंस का पार्ट है। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाएं, क्योंकि ये निधिश्री एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो MPPSC का मेंस का सिलेबस वर्ड बाय वर्ड कवर कराएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।